वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो एक क्लैपिंग हो जानी चाहिए क्योंकि हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री एंड मिडाइवल हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया। अब मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए साथियों, अगर आप आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर ये क्लास आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है और ये आरओ को बेस मानकर चलाया भी जा रहा है। लेकिन आरओ के साथ साथ ना जो अन्य प्रतियोगी परीक्षा है उसमें भी यहाँ से प्रश्न बनेंगे। हम लोगों ने आरओ के हिस्ट्री में 2 पार्ट्स को डन कर लिया है, तीसरा से स्टार्ट होगा। हिंदी चल ही रहा है। जब ये जैसे मान लीजिए कुछ दिनों में 1-1.5 महीने के अंदर जब खत्म हो जाएगा तब इसके बाद ना हम लोग ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे और अभी पॉलिटी भी चल रहा है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी क्लास होती रहती है। तो आप समझिए ना कि आप आरओ की कंप्लीट तैयारी फ्री में कर सकते हैं, बस इसमें आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें कंप्लीट कोर्स अभी प्राप्त करना है तो इसके लिए आप पेड कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सअप कीजिए, कोर्स के बारे में जानकारी लीजिए और उसे ज्वाइन कीजिए। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप डायरेक्ट ज्ञान सर से भी संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सअप के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। देखिए यूरोपीय कंपनियों के इतिहास की बात करें तो भारत में कई यूरोपीय कंपनियां आती हैं। उसमें सबसे पहले पुर्तगीज आते हैं, मतलब पुर्तगाली होते हैं। उसके बाद डच आते हैं, अंग्रेज आते हैं, डेनिश है, फ्रांसीसी है, स्वीडिश है, तमाम प्रकार की कंपनियां आती हैं जिसमें सबसे अधिक प्रभावशाली अंग्रेज होते हैं। इसीलिए अंग्रेजों का नाम काफ़ी ज़्यादा बदनाम हुआ है। बाकी और जितनी कंपनियां आती वो किसी न किसी कारणवश उतना अपना वर्चस्व नहीं बना पाती जितना कि ब्रिटिशर्स बनाते। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ प्रमुख तथ्य घटनाएं जो दिनांक के माध्यम से दी गई हैं। इसके बाद हम लोग विस्तार से सबको समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती। आपको एक चीज़ याद रखना है कि जब ये कंपनी की स्थापना की गई होती तब उस समय भारत में अकबर का शासन रहता है। कंपनी की स्थापना के समय अकबर का शासन था, लेकिन जब कंपनी भारत में आई थी तो उस समय जहांगीर का शासन था। ऐसा भी प्रश्न कई बार बनता है कि वो जो ब्रिटिश अधिकारी भारत में आया था वो किसके नाम का पत्र लिया था, तो अकबर के नाम का पत्र लिया था क्योंकि जब वो वहाँ से चलता है तो भारत में अकबर का ही शासन होता है। लेकिन वो पहुँचते पहुँचते अकबर की मृत्यु हो जाती है और जहांगीर राजा होते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया कि 1609 ईस्वी में विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। 1611 में कैप्टन मिडल्टन ने सूरत के मुगल गवर्नर से वहाँ व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की। देखिए 9 ईस्वी में विलियम हॉकिंस आता है ना। इसके बाद मिडल्टन 1611 में आया। इसने सूरत के जो गवर्नर होते हैं उनसे व्यापार करने की परमिशन ले लेते हैं। लेकिन कंपनी जो लगाने की, ऐसा समझिए कारखाना खोलने का जो परमिशन है यहाँ पर उसको नहीं मिलता है, खाली व्यापार का परमिशन मिलता है। कारखाना खोलने की जो अनुमति मिलती है 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों ने स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिल जाती है। इसके बाद आगे यहाँ पर तथ्य दिया 1615 ईस्वी में राजा जेम्स प्रथम का राजदूत होता है सर टॉमस रो, ये जहांगीर के दरबार में आता है। 1618 ईस्वी तक राजदूत 2 फरमान प्राप्त करता है। पहला खुर्रम से मिलता है जो अंतर्देशीय टोल मुक्त व्यापार की पुष्टि करने में सफल होता है। तो इसको फरमान मिलता है, एक सम्राट से मिलता है और एक राजकुमार खुर्रम से। तो जब खुर्रम का ये इसको फरमान मिल जाता है तो ये टोल फ्री, मतलब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, डायरेक्ट व्यापार कर सकता है। 1616 ईस्वी में दक्षिण ईस्ट इंडिया कंपनी माफ़ कीजिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण में मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। देखिए साउथ इंडिया की बात करें तो सबसे पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में लगता है। 1632 ईस्वी में कंपनी को गोलकुंडा के सुल्तान से एक सुनहरा फरमान मिलता है। क्या होता है जिसमें उनके व्यापार की सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित की गई। क्या होता है कि ये 500 पगोडा क्या होता था, उस समय सोने के सिक्के चला करते थे। इस सिक्के के बदले में वो कर मुक्त व्यापार की सुरक्षा प्रदान करते हैं। 1633 ईस्वी में क्या होता है कि कंपनी ने पूर्वी भारत में हरिहरपुर बालासुर जो कि उड़ीसा है में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। देखिए अब यहाँ पर पूर्वी भारत की बात किया जा रहा है। ईस्टर्न इंडिया में सबसे पहले हरिहरपुर बालासुर में कंपनी स्थापित होता है। 1639 ईस्वी में कंपनी को वांडीवास के एक स्थानीय शासक के नायक डमरला केंद्र केवन टाडरी नायक ने मद्रास का पट्टा प्राप्त हुआ था। देखिए 1639 ईस्वी में क्या होता है, मद्रास पट्टे पर प्राप्त कर लेते हैं। आगे 1651 ईस्वी में इनको बंगाल में भी व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हो जाती है। 1662 ईस्वी में ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह होता है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से।
अब इस शादी पर क्या होता है कि जो बम्बई है ये पुर्तगालियों के कब्जे में था, इन्होंने क्या किया कि बम्बई ना इनको दहेज में दे दिया। तो ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया कि बम्बई को दहेज में किसे दिया गया था, तो अंग्रेज़ों को दिया गया था और पुर्तगालियों ने दिया था। ठीक, ये पुर्तगाली ही सबसे अंतिम यूरोपीय थे जो भारत से गए थे, 1961 ईस्वी में गए थे, अंतिम में ये गोवा पर कब्जा किए हुए थे। अब देखिए 1667 ईस्वी में औरंगजेब ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने का फरमान दे दिया। 1691 ईस्वी में कंपनी को बंगाल में अपना व्यापार जारी रखने के लिए प्रतिवर्ष 3,000 रुपए का भुगतान करने के बदले का शाही आदेश मिला। मतलब अब अगर आपको व्यापार करना है तो हर साल आपको 3,000 रुपए का टैक्स चुकाना पड़ेगा। इसके बाद 1717, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, इसे ना कंपनी का मैग्ना कार्टा कह दिया जाता है। मुगल बादशाह फर्रुख शेर एक फरमान जारी करता है जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कंपनी को बड़ी संख्या में व्यापार देना इसका प्राथमिक उद्देश्य था। देखिए होता क्या है कि जो बादशाह फर्रुख शेर होता है ये फोड़े से ग्रसित था और इसका फोड़ा ठीक नहीं हो रहा था, तो जॉर्ज सरमन जो कि एक ब्रिटिश चिकित्सक होता है इसका इलाज कर देते हैं और इसी से प्रसन्न होकर ये फरमान जारी करते हैं। और इसे मैग्ना कार्टा इसलिए कहा गया क्योंकि इसके बाद ना कंपनी का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब ये हम लोगों ने क्या बात किया, जो अंग्रेज मतलब ब्रिटिश कंपनी थी उसके बारे में। इसके बाद भाई 1717 के बाद क्या होता है, अब धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेगी। 1757 में प्लासी का युद्ध, 57 में प्लासी का युद्ध होता है और 1700 जो बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। इसके बाद की कहानी बताने की आवश्यकता ही नहीं है। अब देखिए 1486 ईस्वी में, अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं पुर्तगालियों की। 1486 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री बार्थोलोमियो डियास का कोप ऑफ गुड होप, जो कि उत्तमासा अंतरीप है, बाद में इसका नाम रख दिया गया। पहले ये केप ऑफ स्टॉर्म था, बाद में इसका नाम केप ऑफ गुड होप रखा गया, तक पहुंचना। जो बार्थोलोमियो डियास है ये केप ऑफ गुड होप की खोज करता है, याद रखना है। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक यात्री वास्को डे गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है और गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद इसकी सहायता करता है और भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा था। उस समय देखिए जो अन्य अरबी व्यापारी थे उन्होंने इसका विरोध किया था, लेकिन जमोरिन ये उस समय के राजा थे, इन्होंने इसका स्वागत किया था। अच्छा, ये अगर बंदरगाह का नाम पूछे तो कप्पन डाबू, ये भी आपको याद रखना है, कप्पन डाबू इस बंदरगाह पर आया था। आगे दिए 1501 ईस्वी में वास्को डेगामा भारत की दूसरी यात्रा करते हैं। देखिए जब पहली यात्रा पर आया था ना तो अपने साथ काली मिर्च ले जाता है और सब कुछ काटने के बाद इसका शुद्ध बचत होता है 60 गुना, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रभावित होते हैं। 1501 में दोबारा आता है और जब ये दोबारा आता है ना तो क्या करता है कि 1502 ईस्वी में ये पुर्तगाली कंपनी की स्थापना करता है पहली। इसके बाद 1503 ईस्वी में एक और पुर्तगाली कंपनी बनती है, तो हम लोग आगे ये सब विस्तार से देखेंगे। इसके बाद 1509 ईस्वी में कौन होता है, पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डे अल्बुकर्क का भारत में आगमन होता है। इससे पहले फ्रांसिस्को डे अल्मेडा होता है 1505 से लेकर 1509 तक, है ना। इसने कारतज व्यवस्था, फितौरिया व्यवस्था, ब्लू वाटर पॉलिसी ये सब चालू किया था। अल्फांसो डे अल्बुकर्क ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने पुर्तगालियों को प्रमोट किया कि भाई अब भारतीयों से विवाह कीजिए, भारतीय महिलाओं से, और अपनी बस्ती बसाइए। और यही क्या करते कि इसके बाद अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल शाह जो कि गोवा का शासक होता है, माफ कीजिएगा बीजापुर का शासक होता है, इससे गोवा जीत लेते हैं। तो अल्बुकर्क ने इससे बीजापुर के शासक से गोवा जीता था। फिर 1530 ईस्वी में नीनो डी कुन्हा आता है, पुर्तगाली गवर्नर, जिसने राजधानी परिवर्तन किया, कोचीन से गोवा राजधानी बना लेते हैं। 1599 ईस्वी में स्थल मार्ग से अंग्रेज साहसी व्यापारी मिंडल हॉल का भारत आगमन होता है। तो देखिए अगर बात किया जाए कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज अधिकारी कौन होता है तो मिल्टन हॉल होता है, जो कि 1599 में भी आया था। इसके बाद 1599 अस्थल मार्ग से अंग्रेज साहसी व्यापारी मिल्टन हॉल का भारत में अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी मर्चेंट एडवेंचरस की स्थापना होती है। जॉन मिल्टन हॉल साहसी अंग्रेज व्यापारी था जो स्थल मार्ग से 1599 में भारत आया था। अब यही पॉइंट घुमा फिरा कर यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए आगे क्या होता है, 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। देखिए एक पॉइंट याद रखिएगा, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसकी स्थापना डच से पहले हुई थी, लेकिन ये आते बाद में है। 1661 ईस्वी में पुर्तगाल बम्बई को मिल जाती है, तो हम लोगों ने पीछे देखा। 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और फ्रांसीसी अंग्रेजों से एकदम डट कर मोर्चा लेते हैं। भाई एंग्लो फ्रेंच वार जो होते हैं, कर्नाटक के 3 युद्ध होते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1690 ईस्वी में जॉब चार्नक ने कलकत्ता शहर की स्थापना किया था। पेट्रो अल्वारेस कैब्राल पुर्तगाली यात्री था जो कि भारत आया था। देखिए ये कैब्राल के बारे में एक चीज़ आपको ये भी याद रखना है कि ये 1530 में आया था, यहाँ पर 1500 नहीं 1530 में आया था। और इसके बाद इसने ना ब्राज़ील की भी खोज की थी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक। इसके बाद आगे 1631 ईस्वी में कासिम खान जो कि मुगल सरदार था, हुगली तट पर पुर्तगालियों को परास्त कर देता है। अब देखिए यहाँ पर यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में तथ्यों को बताया गया, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या तथ्य दिए।
कि भारत में यूरोपियों के आने के क्रम में सबसे पहले पुर्तगीज थे, इसके बाद डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश, ये सब आए हुए थे। इन यूरोपियों में यद्यपि अंग्रेज डच के बाद आए थे, परंतु इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसकी स्थापना डच से पहले ही हो चुकी थी। हम लोगों ने पीछे भी समझा। प्राचीन काल में भारत और यूरोप का जो व्यापारिक संबंध है, मतलब यूनानियों के साथ जो संबंध है, ये चल रहा था। मध्यकाल में यूरोप का भारत का से जो व्यापार होता था, एक स्थल मार्गों से होता था। एक देखिए क्या मार्ग है, एक मार्ग फारस की खाड़ी से समुद्र तक जाता था, वहां से फिर इराक, तुर्की, ये जमीन के माध्यम से होते हुए आगे वेनिस, जिनेवा तक पहुंचता था। दूसरा मार्ग लाल सागर से मिस्र तक और फिर सिकंदरिया, थल मार्ग और फिर वहां से समुद्र, वेनिस, इस तरीके से होता था। और तीसरा मार्ग थल मार्ग से था, जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के दर्रों से निकलता था और बाल्टिक सागर को पार करते हुए पहुंचता था। तो 2-3 मार्ग था, आपको सीधा मोटा मोटा याद रखना है कि फारस की खाड़ी वाला एक मार्ग है, एक लाल सागर वाला मार्ग है, ये सब पॉइंट है। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न कभी बनेगा ही नहीं। इस तरह देखिए भारत को यूरोप से मिलाने वाले देखिए 2 प्रमुख मार्ग थे, एक फारस की खाड़ी से होकर और दूसरा लाल सागर से होकर। जो फारस की खाड़ी वाला रास्ता था, ज़्यादा प्रचलित था, क्योंकि लाल सागर वाला रास्ता जो है ये कोहरे के कारण कठिन हो जाता था। तो सामान्य सी बात है कि भारत और यूरोप का जो पहले से व्यापार होता था वो फारस की खाड़ी से अधिक हुआ करता था। अब इसके बाद क्या होता है, एशिया का अधिकांश व्यापार अरब वासियों के हाथ में था, जबकि भूमध्य सागरीय और यूरोपीय व्यापार इतावली व्यापारियों के अधिकार में था। देखिए अरब और इटली वाले ये भारत में व्यापार करते थे। इसके बाद ना 1453 ईस्वी में कुस्तनतुनिया है ना, जो कि आज इस्तानबुल है ना, इस पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है। अब तुर्क भाई क्या करते हैं कि व्यापार को रोक देते हैं। अब व्यापार जब रुक गया तो फिर से व्यापार करने के लिए आपको नया मार्ग चाहिए, क्योंकि ऐसे समझिए ना, जब अगर सप्लाई पूरी नहीं हो पाएगी तो डिमांड बढ़ेगी, और गर्म मसाला का काफ़ी ज़्यादा उस समय व्यापार था, तो इसलिए नए मार्ग की खोज की आवश्यकता थी। उसमें इसमें स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गए, इन सब के पास अच्छी तकनीकी थी, इनकी नौसेना बेहतर थी, तो सब सामने आते हैं और मार्ग खोजने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर बताया है देखिए कि पुर्तगाली और स्पेन वासी इन लोगों ने क्या किया कि भौगोलिक खोजों के युग आरंभ किया। पुर्तगाली नाविक बार्थोलोम्यू डियाज ने 1487 ईस्वी में उत्तमासा अंतरीप कोटा केप ऑफ गुड होप की स्थापना की खोज किया था। और बाद में से मतलब उस समय उसने इसे क्या कहा था, तूफानी अंतरिक्ष, मतलब केप ऑफ स्टॉर्म कहा था। 1494 ईस्वी में जो स्पेन का निवासी होता है कोलंबस, एंड देखिए कोलंबस का जन्म इटली में हुआ था, ये आपको याद रखना है। अब ये स्पेन का नाविक बाद में बनता है और ये भारत के लिए निकला था लेकिन अमेरिका पहुंच गया। अच्छा एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, जब अमेरिका पहुंचा था तो इसने वहाँ के लोगों को इंडियन बोला था। तो ये पॉइंट आज भी पेपर में बनता है कि इंडियन किस देश के लोगों को कहते हैं, तो अमेरिका ऑप्शन रहेगा, उसको टिक करना है ना। हिस्ट्री में अगर आएगा तो वहाँ पे अमेरिका को टिक करना है। फिर बाद में मतलब ये अमेरिका नाम रखा गया। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आते हैं, हम लोगों ने पीछे ही देखा था। तो भारत के पश्चिम में मालाबार तट पर कालीकट एवं कोचीन तथा गुजरात में सूरत, फड़ौच और कैम्बे प्रसिद्ध बंदरगाह थे। ये बंदरगाह पश्चिमी देशों के साथ व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। अब पुर्तगीज के बारे में हम लोग अगली क्लास में विस्तार से समझेंगे। तो ये क्लास उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, और इस प्रकार के वीडियोस को आप लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप ROA या फिर UPPCS की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे अगली वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।